और अब बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। देखिए, एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। केंद्रीय कैबिनेट से एक देश एक चुनाव लागू करने के विधेयक को मंजूरी मिल गई है। खबर यह मिल रही है कि अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। उसके पहले राजनीतिक दलों के बीच सियासी बयानबाजी भी जारी है। मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर गंभीर है। जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी की खबर बाहर आई, राजनीतिक दलों के बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। अब जब ये लागू करेंगे तो जो शेष जो बचा हुआ जिनका कार्यकाल होगा, क्या उनको खत्म करेंगे या फिर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन करवा भी लेती है, बीच में कोई मध्यावधि चुनाव की स्थिति होगी, उस परिस्थिति में क्या असेंबली सस्पेंड रहेंगे, इंतजार करेगा, राष्ट्रपति शासन रहेगा। जेडीयू जैसी बीजेपी की सहयोगी पार्टी पूरी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। तो अभी विमर्श हो ही रहा है, हो जाए तो बढ़िया है। जबकि जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक देश एक चुनाव को देश के लिए फायदेमंद बताया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इसकी सफलता सरकार की मंशा पर निर्भर है। बिल को आने दीजिए, अगर सरकार की नीयत सही में ठीक है तो इस चीज को होना चाहिए, होने से देश को फायदा है। वहीं जेडीयू नेता और बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया और इसके फायदे भी बताए। पूरी तरह से सिस्टम अनरेस्ट में रहता है, इसीलिए एक देश एक चुनाव से इसको शासन को और व्यवस्था को भी ताकत मिली। हालांकि इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, लेकिन सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। सरकार की मंशा साल 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की है। सवाल है कि एक देश एक चुनाव से विपक्ष को क्या परेशानी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब सबसे पहले ये समझिए कि वन नेशन वन इलेक्शन दरअसल है क्या। देखिए, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ कराए जाने को लेकर के ही वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाता है। अब देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर अपडेट क्या है वो आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसका प्रस्ताव रखा है। संसद के शीतकालीन सत्र में बिल पेश कर सकती है सरकार, ये भी खबर है। और देखिए, बिल पेश हो जाने के बाद जेपीसी में भी इसको भेजा जा सकता है और राजनीतिक दलों में सहमति बनाना चाहती है सरकार इसको लेकर के। तो इसके क्या क्या फायदे हैं, तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या हैं वो आपको समझा देते हैं। चुनाव कराने पर होने वाला खर्च कम होगा, जनता का पैसा बचेगा और प्रशासनिक ढांचे पर बोझ भी कम होगा। इसके साथ साथ आचार संहिता लागू होने से सामान्य शासन प्रभावित होते थे, सामान्य सार्वजनिक जीवन बाधित होता है, आवश्यक सेवाओं के कामकाज पर भी असर पड़ता है। तो एक साथ चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, तुष्टीकरण की राजनीति पर असर पड़ेगा। तो ये कुछ फायदे हैं। अब देखिए, ऐसे में विपक्ष की ओर से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसके बाद कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के सवाल पर आपको बताते चलें, जैसे कि उनके जो सवाल हैं उसको समझते हैं। सवाल है कि एक देश एक चुनाव से विपक्ष को क्यों परेशानी है, ये सवाल उठते हैं। और क्या विपक्ष को चुनाव में नुकसान की आशंका है? अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो क्या विपक्ष को ये डर है कि विपक्ष को चुनाव में नुकसान होगा? और सवाल ये भी उठता है कि सरकारी खर्चे कम होंगे तो फिर इसमें परेशानी कहाँ है, विपक्ष सवाल खड़े क्यों कर रहा है? और ये भी कि राजनीतिक दलों के अभियानों पर खर्चे अगर कम होंगे तो आखिर दिक्कत क्या है, ये तो और फायदा है। और साथ ही साथ सवाल ये भी उठते हैं कि एक चुनाव से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तो इसमें परेशानी कहाँ है? तो आखिर विपक्ष जो है वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, इसका उल्टा विपक्ष की तरफ से इसका विरोध क्यों है? चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। झारखंड में मैया सम्मान पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। अयोग्य महिला लाभुकों से पैसे की वसूली करने वाले आदेश से इस मुद्दे में आग में घी डालने का काम किया है। क्यों महिलाओं से वापस लिए जाएंगे पैसे और क्या सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए बांटे गए थे पैसे? विपक्ष के सवाल पर क्या बोलेगी सरकार, इस रिपोर्ट में देखिए।
चुनाव में वोट लेने के लिए महिलाओं को सम्मान, चुनाव जीत जाने के बाद महिलाओं का अपमान। झारखंड में हेमंत सरकार पर बीजेपी ये बड़ा आरोप लगा रही है उस आदेश के सामने आने के बाद जिसमें रांची डीसी ने मैया सम्मान योजना की अयोग्य लाभुकों से पैसे की वसूली की बात कही है। उपायुक्त के इसी आदेश को लेकर झारखंड में मैया सम्मान पर सियासी संग्राम ने जोर पकड़ लिया है। चुनाव से पहले इस तरह की घोषणा करना, मैया सम्मान योजना की 1000 रुपया की राशि देना और अब ये कहना कि जो अर्हता नहीं पूरी करते हैं उससे राशि वसूली जाएगी, ये महिलाओं का सम्मान है कि अपमान है? कोई भी फ्रॉड करके, पेपर फैब्रिकेट करके, गलत ढंग से अगर पैसे लिए होंगे तो उनसे पैसे की वसूली होगी। चर्चा है कि रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री की ओर से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें मैया सम्मान योजना के लाभुकों के सत्यापन की बात लिखी गई है। अयोग्य पाए जाने पर लाभुकों से पैसे की वसूली करने का जिक्र है। बीडीओ और सीओ को रांची डीसी का निर्देश है कि प्रत्येक लाभुकों का सत्यापन करें और 28 दिसंबर तक हर हाल में सत्यापन रिपोर्ट सौंप दें। हर जिले में लाभुकों के सत्यापन की भी बात कही जा रही है और वैसे सभी लाभुकों को चिन्हित कर नाम सूची से हटाने का आदेश दिया गया है जो इसकी अहर्ता पूरी नहीं करती। बीजेपी इसी को लेकर हमलावर है। उस सरकार का पत्र है, रांची डीसी ने सभी बीडीओ लोगों को पत्र लिखा है और उस पत्र में कहा है कि जिन अयोग्य लोगों को पहले पैसा मिला है उसको वसूला जाएगा। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इस नए आदेश को एक फुल टॉस की तरह लिया है। सीएम सोरेन से बीजेपी पूछ रही है कि क्या सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए सरकार ने पैसे बांटे? महिलाओं को पैसे देने से पहले सत्यापन क्यों नहीं किया गया? जो पैसे खर्च हो गए वो गरीब महिलाएं कहां से लाएंगी? पैसे देने से पहले अफसरों ने जांच क्यों नहीं की? क्या दहशत में जी रही महिलाओं से जबरदस्ती वसूली की जाएगी? ये देखना होगा कि हेमंत सरकार की ओर से इन सारे सवालों का जवाब क्या होता है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैया सम्मान पर सियासी संग्राम आखिर क्यों छिड़ा हुआ है, इसको समझते हैं। देखिए, मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के जरिए महिलाओं को हर महीने पैसे मिलते हैं और माना जाता है कि हेमंत की जीत में मैया सम्मान योजना का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री की ओर से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें अयोग्य पाए जाने पर लाभुकों से पैसे की वसूली करने का जिक्र है। अब बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि क्या वोट लेने के लिए योजना लाई गई थी? तो वहीं जेएमएम का कहना है कि जिसने फर्जी तरीके से पैसे लिए हैं उससे पैसे वसूले जाएंगे और इसी को लेकर के इतना बवाल खड़ा हुआ है। चूंकि चुनाव जीतने का इस योजना को बहुत ज्यादा श्रेय जाता है, तो ऐसे में ये जो पैसे वापसी लेने की बात की जा रही है, तो क्या ये केवल चुनाव के लिए था? चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे महाकुंभ की। तो प्रयागराज में देखिए, पीएम मोदी ने करोड़ों की परियोजना का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने हनुमान मंदिर और संगम तट पर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने संगम तट पर पहुंचकर गंगा पूजन और कुंभ कलश पूजन किया। इसके बाद उन्होंने अक्षय वट, सरस्वती कूप कॉरिडोर और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 5500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। आज से ठीक 30 दिन बाद प्रयागराज में भारत की संस्कृति, सनातन, आस्था, अध्यात्म, परंपरा और अनंत युगों की जीवन यात्रा का महापर्व यानी महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। ऐसा महापर्व जो अनंत युगों से देश की नीति और राजनीति को दिशा दिखाता है। और इस बार महाकुंभ से एकता का महामंत्र निकलने वाला है। इस बात का संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। महाकुंभ का आयोजन
देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। वहीं इससे पहले पीएम मोदी अरैल घाट से निषाद राज क्रूज में सवार होकर संगम तट पर गए। यहां उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी ने संगम नोज पर 30 मिनट तक पूरे विधि विधान से गंगा पूजन भी किया। गंगा को चुनरी और दूध चढ़ाया। इसके बाद पीएम ने अक्षय वट की परिक्रमा की और फिर लेटे हनुमान जी की आरती उतारी और उनको भोग लगाया। इन व्यवस्थाओं को देखने के बाद पीएम मोदी ने पिछली सरकारों को आड़े हाथ भी लिया। कुंभ और धार्मिक यात्राओं का इतना महत्व होने के बावजूद पहले की सरकारों के समय इनके महात्म्य पर ध्यान नहीं दिया गया। श्रद्धालु ऐसे आयोजनों में कष्ट उठाते रहे। वैसे भी कुंभ भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। मोक्ष को भारत की संस्कृति में जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है और कुंभ स्नान इस मोक्ष का एक माध्यम है। इसी मोक्ष के लिए एक बार फिर से साल 2025 में 14 जनवरी से एक नए सिरे से अध्यात्म की अनंत यात्रा शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।